नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर शुरू करेंगे, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बिल्कुल। और जब भी हम ये शब्द सुनते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो दिमाग में सीधी तस्वीरें आती हैं बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की, मशीनों की। हाँ, धुआं उगलती चिमनियाँ। लेकिन आज हम जानेंगे कि फैक्ट्रियों के आने से बहुत पहले भी इंग्लैंड और यूरोप में बड़े स्केल पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था। यही आज का मेन फोकस है। हम इस टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। और ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना। आज हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ठीक पहले के समय को देखेंगे और जानेंगे कि फैक्ट्रियों की शुरुआत आखिर हुई कैसे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिर्फ फैक्ट्री प्रोडक्शन नहीं होता। ये एक आम गलतफहमी है। अच्छा, तो फिर क्या है? देखिए, फैक्ट्रियों के आने से पहले का जो दौर था, उसे हिस्टोरियंस एक नाम देते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सुनने में थोड़ा हेवी लगता है। हाँ, पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। प्रोटो का मतलब होता है किसी चीज का पहला या शुरुआती रूप, फर्स्ट और अर्ली फॉर्म। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन का आप कह सकते हैं एक शुरुआती फेज था। ओके, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये टर्म तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हुआ ये कि 17th और 18th सेंचुरीज में जो व्यापारी मतलब मर्चेंट्स थे, वो शहरों को छोड़कर गांवों में जाने लगे। शहर छोड़कर गांव? पर क्यों? बिजनेस तो शहरों में होता है। यही तो पॉइंट है। उस वक्त शहरों में अर्बन क्राफ्ट्स और ट्रेड गिल्ड्स बहुत पावरफुल थे। ट्रेड गिल्ड्स, ये क्या थे? ये ट्रेन्ड क्राफ्ट्स पीपल की एसोसिएशंस होती थी। आप इन्हें कारीगरों का संगठन समझ सकती हैं। अच्छा। और ये गिल्ड्स प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे, कंपटीशन, प्राइसेस, सब कुछ रेगुलेट करते थे। और सबसे बड़ी बात, ये नए लोगों को ट्रेड में आसानी से आने नहीं देते थे। मतलब एक तरह की मोनोपोली थी उनकी। एग्जैक्टली। उन्हें राजाओं से कुछ खास प्रोडक्ट्स में ट्रेड करने की मोनोपोली मिली हुई थी। तो किसी भी नए व्यापारी के लिए शहर में प्रोडक्शन शुरू करना या बढ़ाना बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने गांव का रुख किया। स्मार्ट मूव। हाँ, अब गांव की स्थिति देखिए। वहां गरीब किसान और कारीगर काम की तलाश में थे। कॉमन लैंड्स खत्म हो रहे थे। कई लोगों के पास बस छोटे छोटे खेत थे, जिससे पूरे परिवार का पेट नहीं भर सकता था। तो वो एक एक्स्ट्रा इनकम सोर्स ढूंढ रहे थे। बिल्कुल। और तभी मर्चेंट उनके पास पहुंचा। उसने सामान बनाने के लिए एडवांस पैसा दिया। वो तो फौरन तैयार हो गए। जाहिर है, इससे उन्हें अपनी खेती के साथ साथ एक और इनकम का सोर्स मिल गया है ना। हाँ, तो ये जो पूरा प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम था, ये शहर और गांव के बीच एक क्लोज रिलेशनशिप पर बेस्ड था। मर्चेंट शहर में रहता था, पर काम ज्यादातर गांव में होता था। ये काम करता कैसे था? मतलब पूरा प्रोसेस कैसे मैनेज होता था? कपड़ा बनाने का प्रोसेस समझते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। जी। एक मर्चेंट क्लॉथियर मान लीजिए, वो सबसे पहले एक स्टेपलर से ऊन यानी वूल खरीदता था। स्टेपलर, ये कौन होता है? स्टेपलर वो होता है जो वूल को उसके फाइबर के हिसाब से सॉर्ट करता है या छांटता है। ओके। फिर वो ऊन स्पिनर्स मतलब काटने वालों को दी जाती थी, जो धागा बनाते थे। ये सब गांव में अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो धागा बनने के बाद? धागा जाता था वीवर्स यानी बुनकरों के पास, फिर फुलर्स के पास, और आखिर में डायर्स मतलब रंगरेजों के पास। एक मिनट, फुलर कौन होता है? फुलर वो होता है जो कपड़े को प्लीटिंग करके गैदर करता है। समझ गए। तो प्रोडक्शन का हर स्टेप अलग अलग घरों में हो रहा है। हाँ, एक मर्चेंट के अंडर कोई 20 से 25 वर्कर्स काम करते थे। और जब कपड़ा तैयार हो जाता तो उसकी फिनिशिंग लंदन में होती थी और फिर उसे इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। वाह, मतलब प्रोडक्शन एक जगह नहीं बल्कि पूरे कंट्री साइड में फैला हुआ था। बिल्कुल। लेकिन फिर सब कुछ बदलने वाला था। यहीं से कहानी में फैक्ट्रियों की एंट्री होती है। द कमिंग अप ऑफ द फैक्ट्री। हाँ, इंग्लैंड में सबसे पहली फैक्ट्रियां 1730 में आईं, लेकिन उनकी संख्या लेट 18th सेंचुरी में तेजी से बढ़ी। और इस नए युग का सिंबल क्या बना? कॉटन यानी कपास। इसका प्रोडक्शन तो आसमान छूने लगा। इसके बारे में कुछ डेटा है हमारे पास? हाँ, और ये डेटा याद रखना इंपॉर्टेंट है। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड्स कच्चा कपास इंपोर्ट होता था। 2.5 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। और 1787 तक ये बढ़कर 22 मिलियन पाउंड्स हो गया। 22 मिलियन, ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। बिल्कुल। और इस ग्रोथ के पीछे थी टेक्नोलॉजी। इस दौरान कई इन्वेंशंस हुए जिन्होंने प्रोडक्शन प्रोसेस के हर स्टेप मतलब कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग सबको और एफिशिएंट बना दिया। पर वर्कर प्रोडक्शन बढ़ गया। हाँ, और फिर रिचर्ड आर्कराइट ने कॉटन मिल बनाई। ये एक टर्निंग पॉइंट था, है ना? बहुत बड़ा। अब जो महंगी महंगी नई मशीनें थीं, उन्हें एक ही बिल्डिंग में एक ही छत के नीचे लगाया जा सकता था, और इसी को फैक्ट्री कहा गया।
तो फैक्ट्री सिस्टम के फायदे क्या थे? मतलब प्रोटो इंडस्ट्रियल सिस्टम से ये बेहतर कैसे था? सबसे बड़ा फायदा था सुपरविजन। अब सारा प्रोडक्शन प्रोसेस एक जगह, अंडर वन रूफ और एक मैनेजमेंट के अंडर आ गया था। तो प्रोडक्शन प्रोसेस पर नजर रखना आसान हो गया। बहुत आसान। क्वालिटी को चेक किया जा सकता था, मजदूरों पर कंट्रोल रखना आसान हो गया था, जो गांव में बिखरे हुए प्रोडक्शन में बहुत मुश्किल था। तो बेसिकली एफिशिएंसी और कंट्रोल, ये दो मेन फायदे थे। बिल्कुल। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही सिंपल एक्सप्लेनेशंस के लिए हमारे चैनल पाठशाला एआई को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलना ताकि नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। चलिए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे थे फैक्ट्रियों की। राइट। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस बहुत तेज था? इसको ध्यान से समझना, यहाँ स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और इसका जवाब है नहीं। रफ्तार उतनी तेज नहीं थी जितनी हम सोचते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? इसके 4 मेन पॉइंट्स हैं। पहला, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाले उद्योग थे वो थे कॉटन और मेटल्स। डायनामिक इंडस्ट्रीज। हाँ, 1840s तक कॉटन लीडिंग सेक्टर था। उसके बाद आयरन और स्टील इंडस्ट्री आगे निकल गई। और इसकी वजह थी रेलवेज का एक्सपेंशन। बिल्कुल। 1873 तक ब्रिटेन लगभग 77 मिलियन पाउंड्स का आयरन और स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था। ये उसके कॉटन एक्सपोर्ट का डबल था। ये फैक्ट तो यूपीएससी और स्टेट एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेफिनेटली। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। वो ये कि नई इंडस्ट्रीज पुरानी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को आसानी से हटा नहीं पाई। मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री अभी भी चल रही थी। हाँ, और सिर्फ चल नहीं रही थी बल्कि डोमिनेट कर रही थी। 19th सेंचुरी के आखिर में भी कुल वर्कफोर्स का 20% से भी कम हिस्सा एडवांस्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में काम कर रहा था। सिर्फ 20% से कम? हाँ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डायनामिक थी, लेकिन उसका भी बहुत सारा प्रोडक्शन अभी भी फैक्ट्रियों के बाहर डोमेस्टिक यूनिट्स में हो रहा था। तो तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है छोटे छोटे सुधारों का महत्व। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जैसे फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, इनमें ग्रोथ का आधार स्टीम पावर्ड बड़ी मशीनें नहीं थी, बल्कि छोटे छोटे साधारण इनोवेशंस थे। अच्छा, मतलब बड़े आविष्कारों से ज्यादा छोटे सुधार काम आ रहे थे उन सेक्टर्स में। हाँ। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्नोलॉजिकल चेंज वाज स्लो। तकनीक में बदलाव धीमा था। पर क्यों? नई टेक्नोलॉजी तो हमेशा बेटर होती है। पर वो बहुत महंगी थी और व्यापारी और इंडस्ट्रियलिस्ट उसे इस्तेमाल करने में कॉशियस थे, मतलब सावधानी बरतते थे। रिस्क नहीं लेना चाहते थे। बिल्कुल। मशीनें अक्सर खराब हो जाती थीं। हाँ। और उनकी रिपेयर बहुत महंगी पड़ती थी। हाँ। और वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं थी जितना उनके इन्वेंटर्स दावा करते थे। इसका कोई एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे स्टीम इंजन का? बेस्ट एग्जाम्पल है। जेम्स वॉट ने न्यूकोमन के बनाए स्टीम इंजन को इम्प्रूव किया और 1781 में उसे पेटेंट कराया। लेकिन कई सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। कोई खरीदार नहीं? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ। 19th सेंचुरी की शुरुआत में पूरे इंग्लैंड में सिर्फ 321 स्टीम इंजन्स थे। बस 321? हाँ, इनमें से 80 कॉटन इंडस्ट्रीज में, 9 वूल इंडस्ट्रीज में और बाकी माइनिंग, कैनाल वर्क्स और आयरन वर्क्स में थे। मतलब दूसरे उद्योगों में स्टीम इंजन का इस्तेमाल बहुत बाद में शुरू हुआ। बहुत बाद में। तो इस सब से क्या पता चलता है? यही कि मिड 19th सेंचुरी का जो टिपिकल वर्कर था वो एक मशीन ऑपरेटर नहीं था। एग्जैक्टली। वो एक मशीन ऑपरेटर नहीं बल्कि एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स पर्सन और लेबरर था। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। बिल्कुल। तो चलिए आज की क्लास का एक क्विक रिकैप करते हैं। सो लेट्स क्विकली रिवाइज व्हाट वी लर्न टुडे। सबसे पहला, हमने सीखा कि फैक्ट्रियों के आने से पहले भी इंग्लैंड में बड़े पैमाने पर इंटरनेशनल मार्केट के लिए प्रोडक्शन होता था, जिसे हम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। दूसरा, फैक्ट्रियों ने प्रोडक्शन को एक छत के नीचे तो ला दिया, लेकिन इंडस्ट्रियल चेंज की रफ्तार धीमी थी। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री काफी समय तक इंपॉर्टेंट बनी रही। और तीसरा, नई टेक्नोलॉजी जैसे स्टीम इंजन महंगी होने के कारण धीरे धीरे अपनाई गई। टिपिकल वर्कर अब भी एक क्राफ्ट्स पर्सन था, मशीन ऑपरेटर नहीं। बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगली क्लास में हम इस चैप्टर के अगले हिस्से को देखेंगे। तब तक हैप्पी लर्निंग।